भीड़ और एक है भीड़। ये क्या होता है? हाँ, चंबल के अंदर जो खड्डे हैं, चंबल के क्षेत्र में, चंबल के बेसिन में जो खड्डे हैं उनको क्या कहा जाता है? भीड़ कहा जाता है। और सर्वाधिक जो भीड़ है वो कहाँ पाया जाता है? चंबल में पाया जाता है। यहाँ पर इस भीड़ के अंदर इसको डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है, क्योंकि वहाँ के जो डाकू होते हैं उनको जब कोई पकड़ने के लिए आता है तो इन भीड़ क्षेत्र में वो छुप जाते हैं, तो इनको शरण स्थली कहा जाता है, क्योंकि डाकुओं की शरण स्थली के नाम से भी इसको जाना जाता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान कौन से अक्षांश में स्थित है? उत्तरी अक्षांश में या दक्षिणी अक्षांश में? राजस्थान उत्तरी अक्षांश में या उत्तरी गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध को कह सकते हैं अपन। अच्छा, वो कौन सी रेखा है? वो कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है, देशांतर में से बताना है, जो लंबाई में तो समान होती है लेकिन बीच में से असमान होती है। लंबाई में तो समान होती है, लंबाई तो क्या होती है उनकी? समान। देखिए लंबाई तो क्या होती है, इसको याद है, देखिए लंबाई तो क्या होती है उसकी? समान। और उसकी जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है? असमान। कौन सी अक्षांश होते हैं या देशांतर होते हैं? बीच की देखिए आपकी पट्टी की, इस पट्टी के अंदर ये रेखा है कि जितनी आपने ये वाली, ये जो रेखाएं हैं इनकी बीच की दूरी क्या होती है? समान। देखिए अगर यहाँ पर 111 सेंटीमीटर है, 111 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी क्या है? 111 ही है। यहाँ से भी नापेंगे तो कितनी आएंगी? 11 ही है। तो लंबाई क्या क्या इनकी समान है? लंबाई समान है इनकी। ये तो है बीच की दूरी और ये है लंबाई। अगर यहाँ पर लंबाई मान लीजिए ना, सोचिए कल्पना कीजिए 5 किलोमीटर है, तो यहाँ पर लंबाई कितनी नजर आ रही है? यहाँ से कम है, जाहिर सी बात है कम, और यहाँ पर और कम होगी, तो ये क्या सेट हो रहा है किस पे? नहीं हो रहा ना सेट। अब दूसरी स्थिति अपनी ये आती है, ये रेखा खींचते हैं अपन, ये वाली इनकी बीच की दूरी देखिए, बीच की दूरी असमान है। बीच की दूरी क्या असमान है कि देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर ये, यहाँ पर अगर 5 सेंटीमीटर तो यहाँ आते आते तो 2 सेंटीमीटर लग रही है, तो बीच की दूरी क्या है? असमान है। तो बीच की दूरी क्या है? असमान। लंबाई समान है कि देखिए लंबाई समान होती है कि ये रेखा और ये रेखाएं कैसी हैं? समान है। तो इसका मतलब ये क्या होती है? ये कर सकते हैं कि देशांत रेखाओं की, दो चीजें बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, देशांत रेखाओं की बीच की दूरी, देशांत रेखाओं की बीच की दूरी असमान होती है और उनकी जो लंबाई होती है वो समान होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी समान होती है और उनकी जो लंबाई होती है वो असमान होती है। समझ में नहीं आया? है ना? कुछ आया, थोड़ा थोड़ा पता नहीं क्या बोल गए थे दो बार में। वापस से सोचिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अक्षांश रेखाएं और देशांत रेखाएं, दोनों रेखाओं में एक अंतर निकल के सामने आ रहा है। अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी, अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी समान होती है। देखो आप खुद सोचो नहीं है भाई, ये अक्षांश रेखा है, इनकी बीच की दूरी समान है कि नहीं? ये देखो ये समान है। अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी समान होती है, अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी समान होती है, लेकिन उनकी जो लंबाई होती है वो असमान होती है। देखिएगा असमान हुई लंबाई, ये लंबाई देखो, फिर यहाँ पर लंबाई, फिर यहाँ पर लंबाई, इस लंबाई में अंतर होगा नहीं? बिल्कुल होगा। तो निकल गया निष्कर्ष, अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी समान होती है लेकिन उनकी जो लंबाई होती है वो असमान होती है। अब बात करते हैं देशांत रेखाओं की। देशांत रेखाओं की बीच की दूरी, ये देशांत रेखाएं खींची मैंने, देशांत रेखाओं की बीच की दूरी कैसी है? असमान होती है, लेकिन लंबाई समान होती है, लंबाई समान होती है। हमारी जो अक्षांश रेखा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है?
सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है हमारी। पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? विषुवत रेखा है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली विषुवत रेखा। अच्छा, सबसे लंबा दिन कब होता है भाई? 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। मैं अगर प्रश्न ये घुमा के पूछ लेता कि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सबसे छोटा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन क्या है? दक्षिणी गोलार्ध के भाई दिन क्या हो गया? छोटा हो गया तो रात क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। जो शुरू से क्लास ले रहे हो उनको तो पता होगा भाई कि सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध की बात करें अपन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे छोटी रात कब होती है? भाई लंबा दिन 21 जून को होता है। अब मैंने कहा छोटी रात कब होती है? 21 जून को ही होगा, क्योंकि 21 जून को जब लंबा दिन हो चुका तो रात तो छोटी होती है, क्योंकि दिन और रात इन दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो कितने घंटे का है? 24 घंटे का, यानी 23 घंटे 56 सेकंड। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में समय लेती है कितना? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। और इसको हमारी भूगोल की भाषा में क्या कहा जाता है? घूर्णन गति कहा जाता है, और इसी को परिभ्रमण गति कहा जाता है। घूर्णन गति के लीजिएगा या परिभ्रमण गति? सर दैनिक गति, दैनिक गति या घूर्णन गति भी कहते हैं, दैनिक गति भी कहते हैं, और परिभ्रमण गति भी कहते हैं। इसको कुछ भी ले लीजिएगा आप अपने हिसाब से। एक मिनट, अब हेलो, लिया पता चल गई। दिन और रात बराबर कब होते हैं? 5 और फिर हमने एक सटीक सी ट्रिक बताई थी कि उत्तरी गोलार्ध में जो है उसका विपरीत कर दो। कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध। बस हमारा उल्टा कर दो। अगर हमारा लंबा दिन कब होता है? 21 जून को होता है, और तो वहां लंबा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को होता है। हमारा 22 दिसंबर को क्या होता है? छोटा दिन होता है और बड़ी रात होती है। कैसे भी प्रश्न घुमा दे आपको, इसमें आपको बिल्कुल भी घूमना नहीं है। वो कैसे भी घुमा दे, लेकिन हमें नहीं घूमना है। हमें उत्तरी गोलार्ध का और दक्षिणी गोलार्ध का दोनों का आपस में समायोजन करके चलना है। ये सारी चीजें बताई थी मैंने। उपसोर किसे कहते हैं? उपसोर, उपसोर पृथ्वी और सूर्य, यानी जब हमारा पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते लगाते उसके एकदम नजदीक पहुंच जाते हैं तो नजदीक पहुंचने को कहते हैं उपसोर। और अपसोर, एक होता उपसोर, एक होता उपसोर, और एक था अपसोर। अपसोर किसे कहते हैं? जब वो काफी दूरी पर चला जाता है। कौन? पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते लगाते काफी दूरी पर चली जाती है, तब उसको क्या कहते हैं? अपसोर। और जब काफी नजदीक आती है तब उसको क्या कहा जाता है? उपसोर के नाम से जाना जाता है। और उपसोर की स्थिति कब बनती है? उपसोर की स्थिति कब बनती है? 3 जनवरी। 3 जनवरी को प्रतिवर्ष उपसोर की स्थिति बनती है, अर्थात 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के एकदम निकट होती है, ये कह सकते हैं 3 जनवरी। और अपसोर कब होता है? 4 जुलाई। 4 जुलाई, अर्थात अपन कह सकते हैं कि 4 जुलाई को हमारी जो पृथ्वी होती है वो सूर्य से काफी दूरी, सबसे दूरी पर होती है। तो 4 जनवरी को 3 जनवरी को क्या होती है सबसे पास? 3 जनवरी उसके चक्कर काटते काटते आती है। उसके चक्कर काटते, चक्कर कैसे कैसे आता है? चित्र बना के बता दो। नहीं, चित्र क्या, मैं अभी शानदार बता देता हूं। अरे तो काय लाइव चला हुआ है, तने भेजा बाहर पढ़नो है लाइव। सूर्य बताता है, ये सूर्य है और ये क्या है? पृथ्वी, और ये है चंद्रमा। ये चंद्रमा है। अब मैंने कहा कि सूर्य अपनी जगह स्थायी होता है। सूर्य अपनी जगह स्थायी होता है। जब सूर्य अपनी जगह स्थायी होते हैं तो इसका मतलब ये इसके चक्कर लगाता है। ये इसका क्या है? ग्रह। ये इसका ग्रह है, तो ये इसके एक चक्कर लगा होता है। जब इनके ये तो स्थायी है परमानेंट, ये जब एक चक्कर लगाते हैं
तब एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 365 से 1/4। 365 से 1/4 का एक चक्कर पूर्ण करने में समय लेता है। इसको कहते हैं परिक्रमा हमारी भाषा में, लेकिन भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं? परिक्रमण। इसको परिक्रमण कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ रहे हैं परिक्रमण किसे कहते हैं, तो बता दीजिएगा। जब सूर्य के पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण। लेकिन होता क्या है, सिस्टम क्या है कि ये जो पृथ्वी है ये स्वयं भी चक्कर लगाती है। लगा बेटा, ये स्वयं भी चक्कर लगाती है। जब ये स्वयं चक्कर लगाती है अपनी दूरी के ऊपर तो इसको कहा जाता है परिभ्रमण। इसी को कहा जाता है घूर्णन गति, इसी को कहा जाता है दैनिक गति। लगा चक्कर। एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है पृथ्वी? 23 घंटे 56 मिनट। ये एक चक्कर लगाने में पूरा समय लगाती है। लेकिन अब करती क्या है ये अब थोड़ा खुद भी घूम और इसके भी घूम, दो चीजें काम। हाँ, ये खुद भी घूम रहा है। देखो ठीक इसी तरह से घूम रही है पृथ्वी, सूर्य ठीक इसी तरह से खुद भी घूम रहा है। अब खुद घूम रही है ना, ये जब खुद घूम रहा है इसको तो कहते हैं घूर्णन गति, और जब इसके साथ साथ इसके भी घूम रहा है तो इसको कहते हैं परिक्रमण। इसको परिक्रमण कहते हैं। लेकिन ये चंद्रमा का भी तो रोल है ना। चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा इसके चक्कर लगाता है। चंद्रमा इसके चक्कर इनको बताने दो भाई, बताने दो। हाँ बेटा बता। सर एक तो अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है। हाँ। तो एक तो जब ये क्या है? सूर्य। अपने एक खुद अक्ष और एक पृथ्वी के चारों तरफ, तो वो हो गया परिक्रमण। परिक्रमण हो गया वो अपने कक्ष पर चंद्रमा स्पष्ट। हाँ इसके आप नहीं इसके हाँ देते पेरी वो एक चक्कर वो भी होना चाहिए, तू उसके में लगाते जा। अरे गला मिल लियो दोनों पे भी घूम लियो। अरे गला मिल घूम लियो दोनों आपसे। इसके एक चक्कर ये सिस्टम ये खुद घूमती है। ये चंद्रमा इस पृथ्वी पे चक्कर लगाता है। जब ये चंद्रमा इस पृथ्वी पे चक्कर लगाता है वो समय होता है कितना? 27 दिन। और देख अक्ष के ऊपर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो एक चक्कर लगाने में कितना लेती है? 23 घंटे 4 सेकंड। पृथ्वी जब एक परिक्रमण करती है पूरा तो समय कितना लेती है? 365 से 1/4। अब देखिए होता क्या इससे, ये जो तीनों काम हो रहे हैं